हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वांगशन स्टोरी, जो कि बस अभी ब्रांड न्यू स्टोरी है, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि है हमारी आर साइलेंट लव। उसका नेक्स्ट पार्ट मैं शुरू कर रही हूँ गाइज। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरे 2 और चैनल हैं जिन्हें मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। BL स्टोरी टेलर, जिस पे ऑलरेडी मेरी शंगवन स्टोरी चल रही है, और सेकंड चैनल मेरा मूवी से रिलेटेड है, जिस पर मैं बहुत जल्दी काइन पोर्श की सीरीज़ वर्सल नॉवल शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए आज का हम अपना पार्ट शुरू करते हैं। जो हमारा विवशयन होता है ना, वो सुबह उठता है और वो वांगजी के कमरे में सो रहा था। वांगजी बाहर सो रहा था सोफे पे, और वो साइन लैंग्वेज सीखते सीखते सो गया था। विभूषण जो है वो ऐसे ही जो वांगजी होता है उसके घर से बाहर गार्डन में जाने के लिए भी जगह होती है, और बाथरूम भी अटैच होता है। वो जैसे ही सुबह विभूषण उठता है, वो वॉशरूम जाता है। उसने कपड़े पूरे एक दिन से पहने हुए थे, तो वो सोचता है कि अब वो क्या करे। वो जैसे ही वांगजी के बाथरूम में जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा लेविश होता है, वो वहाँ पर जाने के बाद पूरा प्रॉपर फ्रेश होकर बाथ वगैरह लेता है, ब्रश करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ पर वो रोब देखता है, जो कि बाथिंग रोब होते हैं। वो उन्हीं ही पहनकर बाहर आ जाता है, और अपने कपड़ों को भी वो धो देता है, क्योंकि अक्सर उसे जियांग फैमिली में अपने कपड़े धोने की आदत थी। क्योंकि कोई वो राजा महाराजा तो नहीं था, और जियांग का अपना बेटा भी नहीं था, तो काफ़ी बार वो अपने काम खुद ही कर लेता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाली रहा करता था। और उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या शौक थे, सिर्फ पेंटिंग करना, कभी कभी पियानो बजाना, या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि वो गा नहीं सकता था, लेकिन वो सिर्फ बजा सकता था। वो बहुत अच्छा बजाया करता था। कभी कभी वो फ्लूट भी बहुत अच्छी बजाता था। और उसके पास पहले कुछ बर्ड्स भी हुआ करते थे, जिन्हें वो खाना खिलाया करता था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न उसके पास अब बर्ड्स नहीं थे। लेकिन वो अपनी कैट ही का काफ़ी ख्याल रखता था। उसके अकेलेपन का साथी कैट ही रह गई थी, क्योंकि जंगचा अक्सर कॉलेज जाया करता था, और उसकी शिजेबे अपने पढ़ाई और अपने काम पे ज़्यादा फोकस किया करती थी। सारे के सारे एम्बिशियस थे सिवाय उसके, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पेंटिंग्स बनाता था और अपनी पेंटिंग्स को सेल आउट करता था। वो इस छोटी सी लाइफ में अपने काफ़ी खुश था। यहाँ पर जो हमारा वांगची था, वो बाहर सो रहा होता है, और जब विभूषण नहाकर बाहर निकलता है, तो वो वांगची के रूम से बाहर की तरफ जाता है, जो गार्डन एरिया पड़ता है। वहाँ पर वो अपने कपड़ों को सुखा देता है, और सुखाने के बाद वो रूम में अपने बालों को टॉवल से पोंछता हुआ फिर से आता है, और बाहर जाने का गार्डन एरिया का जो दरवाज़ा होता है उसे अच्छे से बंद कर देता है। वहाँ पर सोंगलेन आता है उसे चेक करने के लिए, और बोलता है, अरे तुम तो इतनी जल्दी उठ के नहा भी लिए। विंग कहता है, हाँ, मुझे वैसे भी सुबह उठकर नहा धोकर ही काम करना ज़्यादा पसंद है। तो वो पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, किचन में, मुझे भूख लग रही है। तो वो कहता है, डोंट वरी, मैं लवांगची को बोल देता हूँ। फिर वो देखता है कि विंग जो था वो अपने बेचारे बाथिंग रोब में ही था। तो वो कहता है, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। विंग बाहर इशारा करता है, वो इशारों इशारों में उसे बताता है सारी चीज़ें। तो वो उसे कुछ समझ नहीं आता। सोंगलेन कहता है, रुको, मैं वांगची को कहता हूँ कि वो अपने कबर्ड से निकाल के तुम्हें कुछ ड्रेस दे दे। वो वांगची को बाहर बुलाने जाता है, जो बाहर सोफे पे सोया हुआ था, और विंग उसके कमरे में राजाओं की तरह ऐश मार रहा था। वांगची रूम में आता है, और वो विंग को रोप्स में देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा थिन लग रहा था, और जो रोप्स थे वो उसके गीले बदन पे बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, और वांगची के रोप्स उसे काफ़ी लूज थे। तो विंग ने बिल्कुल अपने आप को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कोई अबला नारी हो, जैसे कोई उसका सामने रेप करने के लिए कोई बहुत बड़ा गुंडा खड़ा हो। वो बिल्कुल ऐसे अपने आप को, अपनी छोटी सी फ्रेजाइल बॉडी को छुपाए हुए था। वांगजी वहाँ आता है और विंग को कहता है कि ये लो मेरी टी शर्ट। उसकी एक वी गले की टी शर्ट होती है। वांगजी उसे वो पहनने के लिए दे देता है, और तो और वो अपनी पैंट्स देता है, जो विंग को काफ़ी लूज होते हैं। तो वो कहता है, डोंट वरी, पैंट्स के लिए मैं तुम्हें शिजुई की पैंट्स सिलवा दूंगा। वो और तुम एक जैसे हो, हालांकि वो भी तुमसे हट्टा कट्टा है। कुछ खाकर सेहत भी बना लो। विंग जो है वो मुंह बनाता है, लेकिन उसके लिप्स बहुत ही पाउटी और बहुत ही जूसी और बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं। वांगची जो है वो
हमारा अपने आप को विंग की नज़रों से हटाते हुए वो सोचता है कि ये ओमेगा कितना क्यूट है, लेकिन इसका बाप उतना ही बड़ा डेविल है। ना तो वो मेरे बिजनेस के लिए मानता है और ना ही वो इंसान उसे कोई फ़र्क पड़ रहा कि उसका बेटा एक पूरे दिन से गायब है। वांगजी जो है वो अभी भी सोचता है कि मैं नाश्ता करने के बाद अपने ब्रदर को एक बार और फ़ोन लगाऊंगा। वांगजी जो है वो उसके बाद फटाफट से खाना खा रहा होता है ऑर्डर करवाने के बाद, और वो विंग को भी अपने साथ नीचे ले जाता है और वहाँ पर उन्हें लेन शुजुई भी जो है वो आके मिलता है। वांगजी अब नहा चुका था और डेली रूटीन के तहत वो भी अपने आप को रेडी कर चुका था। लेन शुजुई भी नहा धोकर ही अपने रूम से बाहर आता है ब्रेकफास्ट के लिए। वहाँ पर लवांगजी बैठे होते हैं, उसके अंकल जो कि अभी कुछ दिन के लिए गए हुए थे वो अभी घर पे नहीं थे। वांगजी वहाँ बैठा होता है, विंग और हमारा सॉन्गलैन, और तभी शुयांग भी वहाँ एंट्री लेता है। वांगजी ने लेन शुजी के कपड़े लोअर उसे दिला दिया था। विभूषण जो है वो इशारों में पूछता है लेन शुजी से, दोनों साथ बैठे होते हैं। वो इशारों में पूछता है कि आज तुम क्या बजाना चाहोगे। लेन शुजी कहता है मैं तुम्हें अपनी पियानो की धुन सिखाऊंगा। तो वो कहता है मुझे भी पियानो बजाना आता है, चलो पहले तुम मुझे सिखाना। फिर विंग कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें बजा के दिखाऊंगा मुझे कितना आता है। तो लेन शुजी कहता है वाह ग्रेट, मुझे नहीं पता था तुम में इतने सारे टैलेंट हैं, तुमने ये कैसे सीखा। तो विंग कहता है मैं ऑनलाइन चीज़ें सीखता रहता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती। तो लेन शुजी पूछता है क्यों। तो विंग कहता है कुछ नहीं, कुछ हैरेसमेंट के केसेस हो गए थे, इस वजह से मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाता, मैं बोल नहीं पाता ना, तो अंकल आंटी को लगता है कोई मेरा फ़ायदा ना उठा ले। तो ये देखने के बाद लेन शुजी जो है वो कहता है ओह आई एम सॉरी। शुयांग जो है वो जैसे ही वहाँ आता है वो गलत तरीके से विंग के गालों को टच करके कहता है ओ माय क्यूटी पाए, कैसे हो तुम। विंग को उसका टच बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उसका हाथ हटाने वाला होता है कि तभी वांगजी कहता है हाथ हटाओ, ये क्या तरीका हुआ किसी ओमेगा से मिलने का, क्या तुम अपने मैनर्स खो बैठे हो। अगर तुम्हें इतना है तो मैं कल से शाओ शिनचेंग को यहीं घर में रहने के लिए बुला लूँगा। तुम जानते हो शाओ शिनचेंग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम्हें अच्छे से डील करना जानता है। जहाँ भी तुम ज़्यादा हरकतें करोगे वहाँ शाओ शिनचेंग तुम्हें अच्छे से सबक सिखा देगा। तो यहाँ पर शुयांग कहता है ओ प्लीज़ मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो, और वैसे भी ये जियांग का लड़का कितना ज़्यादा क्यूट है और कितना ज़्यादा प्यारा है, देखो इसके चीक्स भी कितना सॉफ्ट है। लेकिन उसकी ये बातें शुयांग की आंखें थोड़ी बदमाशी भरी लग रही थी और थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा होता विंग को। विंग ने जो वांगजी की टी शर्ट पहनी होती है वो जो है वी नेक की होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो जब वो खाना खा रहा होता है लूज़ होने की वजह से टी शर्ट उसके कंधे से एक जगह से स्लिप हो जाती है। तो शुयांग जो है वो उसके कंधे पे हाथ लगा के कहता है अरे तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल बटर जैसी है, कितनी स्मूथ और कितनी गोरी। विंग को अच्छा नहीं लगता, वो उसका हाथ हटा देता है। तो शुयांग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन वांगजी कहता है यहाँ खाने के टेबल पे मुझे कोई भी बहस नहीं चाहिए, और ये जो लड़का है विभूषण, तुम अपने कमरे में जाओ चुपचाप, और तुम जब हमारे घर में कोई भी बाहर से मेहमान आएगा तो तुम हमारे साथ नहीं बैठोगे, समझ में आ गई तुम्हें। वो कहीं ना कहीं विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन वो लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहता था कि उसे विंग के लिए फ़िक्र हो रही है। तो वो विंग को ऐसे डांटते हुए अंदर कमरे में भेज देता है। विंग जो है वो उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है शुयांग जिस तरह से उसे देखता है ऊपर से नीचे और उसे गंदी निगाहों से देख रहा होता है। यहाँ पर लेन शुजी को भी गुस्सा आता है और वह कहता है ब्रदर शू प्लीज़ विंग के साथ ऐसा ना करें, ये हरेसमेंट होती है। शू कहता है मैंने क्या किया, मैं तो बस उसके कपड़ों को ठीक कर रहा था, तुम लोग भी ना आजकल के बच्चे गलत वे में ले जाते हो। और वो लेन शुजी के सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है ओफो तुम पूरा फोकस अपने खाने पे रखा करो। विंग अपने रूम में जाता है, तभी लेन शुजी कहता है तुम अपने रूम में छोड़ो, तुम मेरे रूम में चलो, मैं तुम्हें पियानो बजाना सिखाऊंगा, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ पेट्स और कुछ बर्ड्स भी ऑर्डर किए हैं, वो भी बहुत जल्द आते होंगे, तुम्हें यह बोरियत फील नहीं होगी। विंग उसके साथ खुशी खुशी पियानो बजाने के लिए उसके रूम में जाता है।
मतलब वो एक जगह जाते हैं जहाँ पे वो पियानो बजाने लगते हैं। पहले लेन शुजी बजाता है और वांगजी को पता था लेन शुजी को पियानो बजाना काफ़ी पसंद है। वो पियानो जब बजा रहा होता है और उसे पियानो और किसी ने नहीं, खुद उसके ब्रदर लवांगजी ने सिखाया था। जैसे ही वो पियानो बजा के हटता है, वो धुन काफ़ी फैमिलियर थी, काफ़ी अच्छी थी और उनकी लेन सेक्ट की वो फोक सॉन्ग की धुन थी, तो विंग को वो बहुत अच्छी लगती है। फिर विंग वहाँ पर अपने फादर वी और अपने एंचेस्टर की एक धुन बजाता है जो बहुत ब्यूटीफुल थी और सोल कामिंग धुन थी जिससे आत्मा तृप्त हो जाए। ये सुनने के बाद लवांगजी काफ़ी रिलैक्स्ड फील करता है और एकदम से उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है और वो देखता है वो नंबर और किसी का नहीं, लेन शिचन का है। और जैसे ही लेन शिचन का नंबर होता है वो फटाफट अपने फ़ोन पे उठाता है। तभी सामने से आवाज़ आती है, वांगजी तुम कैसे हो? वांगजी कहता है, ब्रदर आप कहाँ हैं? तो उसका ब्रदर झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना मैं कहाँ हूँ, बस मैं जो हूँ यहाँ पर ऐसे ऐसे ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वांगजी को पता था उसका ब्रदर झूठ बोल रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसका ब्रदर ऐसा क्यों कह रहा है। तो वांगजी कहता है, ब्रदर मैंने वहाँ पता लगाया, आप तो वहाँ पहुँचे ही नहीं है। तो वो हंसता है और कहता है, नहीं नहीं वांगजी मैं पहुँच गया था, बस शायद हो सकता है याद ना रहा हो रिसेप्शनिस्ट को। वांगजी समझ जाता है कि उसका ब्रदर उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन अभी पूछना शायद ठीक ना हो। क्या पता उसका भाई किस सर्कमस्टांसेस में बैठा हुआ है। अगर वो फर्दर इंक्वायरी करता जाएगा तो क्या पता उसके ब्रदर पे कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ जाए। तो वांगजी उस वक्त थोड़ा चीज़ों को माइंड ना करते हुए एक सेंसिबल इंसान की तरह फैसला लेता है और वो कुछ नहीं बोलता और वो पूछता है, ब्रदर आप कब आओगे? तो उसके ब्रदर कहते हैं कि आज शाम की फ़्लाइट से हम लोग, मतलब मैं घर वापस आ जाऊँगा। जैसे ही वो हम लोग बोलते हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉइंट आउट लवांगजी कर लेता है, लेकिन फिर उसके ब्रदर ने जो बात घुमा दी थी वो समझ आता है कि शायद उसका ब्रदर बाहर गया हो या फिर उसके ब्रदर का कोई पार्टनर हो। ये बात सुनने के बाद लवांगजी कहीं ना कहीं रिलीफ था कि उसका ब्रदर शाम तक घर आ जाएगा। वो पूछता है, ब्रदर आप मुझे अपनी लोकेशन क्यों नहीं भेजते? अगर आप उधर हैं तो मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन उसका भाई कहता है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ पर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा, मैंने कहा ना मैं शाम तक आ जाऊँगा, तो प्लीज़ हैव फेथ ऑन मी वांगजी। वांगजी कहता है, ब्रदर मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप आ जाइए। वो पूछते हैं और बाकी घर में सब कैसा है? वांगजी उसे बिल्कुल भी नहीं बताता कि उसने जियांग्स का बेटा किडनैप कर लिया है और उसे अब गिल्ट फील हो रहा है कि जियांग्स का जो बेटा है ना वो इनोसेंट है और जियांग फेंगमिया ने अभी उसके ब्रदर के साथ कुछ नहीं किया। वो सोचता है कि उसका ब्रदर आ जाएगा तो वो शायद जियांग फेंगमिया के बेटे को घर वापस पहुंचा देगा। फिर उसके मन में थॉट आता है कि जियांग फेंगमिया अभी भी उसके कुछ चीज़ों के लिए राज़ी नहीं है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए, विंग को कुछ दिन यहाँ रखा जाए ताकि जियांग फेंगमिया जब रेडी हो जाए उन लोगों को उनके मन मुद्दा पे डील साइन करने के लिए, उसके बाद वो विंग को यहाँ से वापस भेज देगा। वांगजी मन में सोचता है। उसके बाद शू यांग से बहुत सारे चीज़ों पे वो लोग डिस्कस करते हैं। उनका बहुत सारा बिजनेस का माल आना था और वो कहते हैं कि जैसे तैसे हो सके तो जियांग्स पे प्रेशर बनाओ ताकि वो हमारी डील के लिए हामी भर दे। वांगजी जो है उसे उसके अंकल का भी फ़ोन आता है और उसके बाद वो जो है वो शुयांग को लेकर वहाँ से काम के लिए निकल चलता है और सोंगलेन भी वहाँ से अपने क्लिनिक के लिए वापस चला जाता है। और यहाँ घर पे जो हमारा विजन होता है उसे लेन शुजुई के साथ छोड़ देते हैं। लेन शुजुई को विंग काफ़ी अट्रैक्टिव, प्यारा, भोला, सिंपल बच्चा लगता है, मतलब टीनेज ओमेगा लगता है और उसे बहुत प्यारा लगता है विंग के साथ गाना बजाना, क्योंकि उनके इतने बड़े माफिया घर में किसी को आने की इजाज़त तो इतनी इजीली तो थी नहीं। बहुत कोई बचपन का कोई दोस्त यार हो वो ही आ सकता था। तो इसलिए जब वो विंग के साथ टाइम बिताता है वो विंग को काफ़ी कोजी और बहुत अच्छे से फील कराता है। विंग को लगता ही नहीं जैसे वो कहीं और है, उसे बिल्कुल ऐसी फील आ रही होती है कि शिजुई के रूप में उसके सामने उसकी शिजे बैठी हैं और उसकी जो शिजे हैं यानी कि जियांग यानली वो ही उसे ट्रीट कर रही हैं, क्योंकि शिजे की तरह ही उसे शिजुई लेन शिजुई ट्रीट कर रहा था। लेन शिजुई उसको काफ़ी प्रेज़ करता है। फिर वहाँ पर एक घंटी बजती है और उनके घर में एक बंदा डिलीवर करने आता है जो कि कुछ बर्ड्स लेके आया होता है। वो बर्ड्स उनमें कुछ कलरफुल थे और कुछ प्योरली वाइट थे और कुछ
प्योरली रेड कलर के थे। वो बहुत ब्यूटीफुल थे बर्ड्स आपस में, और वो बहुत प्यारा सा पिंजरे में बंद थे। वो उन्हें दे के जाता है। विभूषण जो है वो बर्ड को इमिडिएटली पिंजरे में से निकाल के बाहर घूमने के लिए बोलता है। वो बर्ड्स आराम से पिंजरे में से निकल के बाहर घूम के आते हैं, और उसके बाद जब वो थक जाते हैं तो वो पिंजरे में आके अपना दाना पानी खाने लगते हैं। विंग उनके लिए बहुत सारी चीज़ें रखता है ताकि वो खा सकें और भूखे ना रहें। लेंशुजी भी उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर विंग उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली क्या बिज़नेस करती है। लेंशुजी जो है वो बताता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस पढ़ाई में ध्यान रखता हूँ। सारा बिज़नेस मोस्टली मेरे दोनों बड़े भाई संभालते हैं, और तुमने देख लिया मेरे बड़े भाई वांग जी बहुत क्रूल हैं, लेकिन वो दिल के उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। और मेरे उससे बड़े भाई, वो तो देखने में भी सॉफ्ट हार्टेड है और वैसे भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। तुम उनसे मिलोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मेरे ब्रदर है लवांग जी, वो थोड़ी सी ज़्यादा रूड है। लेकिन मेरे बड़े भाई के चेहरे से स्माइल ही नहीं जाती, वो इतने ब्यूटीफुल हैं। वांग जी भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन वांग जी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस वो बहुत ज़्यादा चुप रहता है और गुस्सा भी कर देता है। और उसकी वर्डिंग चाहे कितनी भी हार्श हो, लेकिन उसके दिल में अक्सर हम लोगों के लिए प्यार ही रहता है। ये बात सुनने के बाद विंग भी सोचता है कि उसका भी जो ब्रदर है जंगछा, वो भी कितनी बार उससे लड़ता है और उसे बुली करता है, लेकिन अंत में उसकी शिजे और उसका ब्रदर उससे काफ़ी प्यार करते हैं और उसे कभी भी कहीं नहीं जाने देते। उसे बिल्कुल अपनी शिजे और अपने ब्रदर वाली ही फीलिंग इस घर में आने लगी थी, और इन लोगों के साथ भी काफ़ी लेंशुजी ने उसे काफ़ी कोजी फील करा दिया था। यहाँ पर जो वांगजी है वो अपना काम जल्दी से निपटाने के बाद शुयंग को कहता है वो भी घर जाए, और सोंगलैन को कहता है कि तुम भी हो सके तो घर चले जाना, लेकिन अपने फ़ोन को ऑन रखना, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। और वो अपने घर आता है। जब तक वांगजी घर आता है तब तक शाम हो गई थी, और जो हमारा लेंशुजी था उसने बर्ड्स के साथ साथ वहाँ पर 2 रैबिट भी मंगवाए हुए थे, जो कि विंग के साथ क्यूटली खेल रहे थे। विंग उन रैबिट को अपनी गोदी में उठाए हुए और एक निक्कर से पहनी हुई टी शर्ट पहनी हुई लूज सी बहुत प्यारा सा बेबी सा लग रहा था, और वो उन्हें गोदी में उठा के बहुत खुश हो रहा था। वांगजी उसके बेबी फेस को देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है। उसने इतनी हेवनली ब्यूटी कभी नहीं देखी थी, इतना खूबसूरत सा इंसान उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जो बोल नहीं सकता लेकिन उसकी स्माइल इतनी अच्छी है कि मुर्दे में भी जान डाल दे। वांगजी उसे देखता ही रह जाता है। वांगजी को समझ नहीं आता कि वो इस लड़के से, इस नटखट लड़के से कैसे इतना अटैच्ड हो जाता है, लेकिन बस वो विंग को उस क्षण देखता ही रहता है। विंग जो है वो जैसे ही उसके पास से रैबिट जो है वांगजी आता है, रैबिट दूर भागने लगता है, तो विंग खड़ा होता है और उन रैबिट के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह भागने लगता है। वो उन रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। वांगजी फटाफट से उसकी तरफ आता है और कहता है विंग तुम ठीक हो। विंग जो है वो अपने घुटने को देखता है जिस पे लाल स्क्रैच पड़ जाते हैं और खून आने लगता है। वो खून को देख के वैसे भी घबरा जाता था, तो वांगजी फटाफट से उसकी कमर सहलाते हुए कहते हैं कुछ नहीं हुआ। विंग जो है वो कहता है मुझे कुक्कू हो गया, इशारों में, और उसका बेबी सा फेस जो है ना उस पर से स्माइल गायब होके आंखें भर जाती हैं। तो वांगजी कहता है तो किसने कहा था तुम्हें भागने के लिए? हाँ, इधर उधर भागने को किसने कहा है? तुम्हें पता है ना रैबिट्स की कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, तुम उनकी स्पीड को फॉलो नहीं कर सकते, और तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। कल पूरे दिन तुम यहाँ पर ग्लूकोज के सहारे रहे हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हें अभी भी इतनी फ्रजाइल सी बॉडी को नुकसान हो जाए। वो विंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पैर में दर्द हो रहा होता है, वो नहीं उठ पाता क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। तो वांगजी उसे अपनी बाहों में भरकर, मतलब प्रिंसेस स्टाइल में लेकर अपने रूम तक आता है, और जैसे ही वांगजी ने उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठाया होता है और वो अपने रूम में उसे छोड़ने जा रहा होता है, तभी शिजुई कहता है ब्रदर रुको, हम सब ने खाना नहीं खाया, पहले विंग को मेरे साथ खाना खाने दो। तो वांगजी कहता है पहले इसे फर्स्ट एड करने दो, इसे थोड़ी सी चोट आई है, और वो विंग के घुटनों को
वो पहले विंग को सोफे पे बिठाता है और उसके घुटने पे फर्स्ट एड के लिए लोगों को कहता है कि ला के दें। वो विंग के जख्मों को अपने हाथों से खुद ही ट्रीट करने लग जाता है। वांग जी को बुरा लग रहा होता है कि इतने फ्रजाइल से इंसान जिसमें जान ही ना हो, कोई एक मुक्का भी मार दे तो विंग वहीं ढेर हो जाएगा। ऐसे से बच्चे को कैसे लग सकती है चोट? क्यों विंग अपना ध्यान नहीं देता और इतना केयरलेस होके इधर उधर घूमता है? और वो विंग को जब चोट लगाता है तो वो चोट पे मरहम लगाता है तो वो रियलाइज़ करता है विंग की स्किन भी बेबी सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारी सी है, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी जन्मे बच्चे की स्किन हो। और विंग की वो स्माइल भी, और विंग जो है वो उसकी आंखें फिर भी आंसू से भरी हुई थी। तो वांग जी कहता है, तुम्हारा मुंह दवाइयाँ खाने से कड़वा हो जाता है ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। चॉकलेट का नाम सुनते ही विंग के चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाती है। वांग जी उसे देख के रिलैक्स फील करता है, उसे फर्स्ट एड देता है और उसके बाद उसे गोदी में ही उठाकर खाने की टेबल पे ले आता है। विंग कहता है मैं खुद से चल लूँगा, लेकिन वांग जी जानता था कि वो नहीं चल पाएगा और अगर वो एग्जॉस्ट हो गया, बेहोश हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। वांग जी अपने हाथ से उसे एक बच्चे की तरह खाना खिलाने लगता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, और यहाँ पर लैन शुजे मन में सोचता है कि मेरा भाई, ये मेरा भाई है या नहीं। वो बोलता है, ब्रदर कहीं आप एक्सचेंज तो नहीं हो गए, या आते हुए कहीं आप गिरविर तो नहीं गए थे? मतलब मैंने आपका ये रूप कभी नहीं देखा, आप और किसी को खाना खिला दो, और वो भी अपना खाना छोड़ के, ये तो फर्स्ट टाइम है। तो वो कहता है विंग बहुत फ्रजाइल है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसके फादर और हमारे बीच राइवलरी और बढ़ जाएगी। और अभी ब्रदर घर आए नहीं हैं, तभी वहाँ पर लैन शिजन की एंट्री होती है और वो अपने ब्रदर से मिलते हैं। वांग जी उन्हें देख के कहता है, ब्रदर आप आ गए? लैन शिजन कहते हैं, हाँ मैं आ गया, मैं बस ऐसे ही घूमने के लिए कहीं गया था। लैन शिजे कहता है, ओ घूमने, अकेले अकेले? तभी वो अपने भाई से मिलता है, उसका भाई भी उसके सिर पे हाथ फेरता है और कहता है तुम ठीक हो ना? तभी वो वहाँ पर एक अलग से फ्रजाइल से बच्चे को देखता है और कहता है, वांग जी ये कौन है? तो वांग जी अपने ब्रदर के सामने झूठ बोल देता है, ये ब्रदर कोई नहीं, ये लैन शुजुई का दोस्त है, बस इसके पेरेंट्स घर पे नहीं है तो मैं इसे यहाँ ले आया। और विंग चुपचाप वांग जी के चेहरे पे देखने लगता है और लैन शुजुई भी। तभी लैन शिजन कहते हैं, ओह ये तुम्हारा दोस्त है सुजुई, पहली बार तुम किसी दोस्त को घर पे लेके आए हो। वांग जी को देख के लैन शुजुई कुछ नहीं बोल पाता और वो कहता है, ब्रदर बस ऐसे ही, इसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे तो मैंने इसे अपने घर पे रहने के लिए बोल दिया। कुछ नहीं बोल पाता वांग जी के आगे, और वांग जी भी घूर घूर के शिजुई को देख रहा था कि वो कहीं कुछ सच ना बोले, और वो चुप रहता है। तभी जो विंग होता है वो इशारों से बताने की कोशिश करता है कि इसने तो मुझे किडनैप किया है, लेकिन उसके ब्रदर को भी साइन लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो विंग के सारे एफर्ट बेकार थे और विंग को दुख लगता है कि सारे लोगों को साइन लैंग्वेज क्यों नहीं आती, मुझे बताने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी कहता है तुम्हें जाके सोना चाहिए। विंग को वो अब धीरे से उसकी चेयर हटाकर उसे अपनी गोद में लेता है और अपने रूम में ले जाता है। लैन शिजन देखते रह जाते हैं और वो कहते हैं शिजुई से, ये तो तुम्हारा दोस्त है ना, तो वांग जी से अपने कमरे में क्यों लेके जा रहा है? तो एक सिली से स्माइल देते हुए लैन शिजुई कहता है, एक्चुअली ये ना बहुत जल्दी बेहोश हो जाता है और ब्रदर का कमरा बहुत कंफर्टेबल है, उसके पास से हमें बाहर बालकनी में भी जाने को मिलता है, सॉरी गार्डन में भी जाने को मिलता है। और इसकी तबीयत को देख के ब्रदर ने कहा कि जो ब्रदर का रूम है वो इसके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर बाहर गार्डन का व्यू भी है और उनका जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी लग्जरी है, ये चाहे तो आराम से लेट के बात भी ले सकता है। तो वो कहते हैं, ओह ऐसा क्या, तो वांग जी कहाँ सो रहा है? तो वो बोलता है पता नहीं, शायद ब्रदर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गए हैं इसकी बीमारी को देखते हुए, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है इसलिए। तो लैन शिजन कहता है, ओह नाइस, मैंने पहली बार देखा वांग जी अपना रूम सेक्रीफाइस कर दे, वो भी किसी और के लिए। तुम्हारा दोस्त तो सच में गजब है और बहुत अच्छा है जिसने हमारे वांग जी को चेंज कर दिया। मन में तो बेचारे लैन शिजुई भी ये सोच रहा होता है, लेकिन मुंह से वो कुछ नहीं निकालता और वो कहता है मुझे भी ऐसे लगता है ब्रदर, और वो चुपचाप खाना खाता है। लैन शिजन भी उनके साथ खाना खाता है और फिर वो सारे के सारे अपने अपने रूम में निकल जाते हैं और वांग जी बाहर आता है, लैपटॉप पे काम करते करते, साइन लैंग्वेज सीखते सीखते वो बाहर सो जाता है। अब देखते हैं कि कब तक
जो हमारा लवांग जी है वो विंग को अपने पास संभाल के रखेगा और विंग क्या उसे छोड़ के भाग जाएगा। देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें आने वाले जितने भी एपिसोड होंगे उनके लिए। और कमेंट